हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं और वो भी बल तथा गति के नियम का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों, इससे भी आपके एग्ज़ाम में, ग्रुप डी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप सबों को पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले उस चैप्टर का एक बेसिक थ्योरी और उसका पूरा फार्मूला मालूम होना चाहिए। बाकी के सारे न्यूमेरिकल आंख बंद करके बनते हैं। तो आइए पहले देखते हैं बल तथा गति के नियम में कि ऐसे कौन कौन से फार्मूला हैं और ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए दोस्तों, आपको बल तथा गति के नियम चैप्टर से जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो टोटल फार्मूला होता है आपका, ये आपका 6 फार्मूला है और इसी पे सारे क्वेश्चन आधारित होते हैं। बस ज़रूरी है कि आप इन सारे फार्मूला में जो टर्म यूज़ होते हैं उन टर्म को बिल्कुल बेसिक से आप समझ पाएँ। तो आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। पहला चीज़ दोस्तों, आपका जो चैप्टर है फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, तो एक सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं कि बल का मतलब क्या होता है। हम लोग सिंपल वे में कहते हैं कि बल जो है एक कारक है, एक फैक्टर है जो अगर किसी वस्तु पर एक्ट हो जाए, लग जाए, तो वो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है या फिर परिवर्तन ला देता है। ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए जैसे कि आपका ये मार्कर है, इस तरह से अभी यहाँ पे खड़ा है, इसको जैसे ही मैं इस तरह से इस पर बीट करता हूँ, पीटता हूँ इसको, तो ये क्या होता है कि इसकी पोजीशन जो होती है, पहले ये सीधा थी, जैसे ही किया मैंने ये टेढ़ा हो गया, मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब सिंपल कहते हैं कि बल जो है एक, अब एक चीज़ और देखना कि डेफिनेशन को अभी रहने देते हैं। पहले बल को ऐसे हमने किया, धक्का लगाया और फिर हम इस तरह करके यहाँ पे सीधा कर दिया। तो दो चीज़ होता है फोर्स में, एक होता है खींचना और एक होता है धक्का देना। तो हम लोग बल को क्या कहते हैं, बल एक खिंचाव या धक्का है जिसके चलते वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं कि आपको मैंने पहले वाले डेफिनेशन में बोला कि बल एक फैक्टर है और वो किसी वस्तु पर लग के उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने की चेष्टा करेगा। तो जब उसके पोजीशन में परिवर्तन लाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जैसे कि आप बात करो कि मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे हमने फोर्स लगा दिया, तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो ये पॉइंट है यहाँ से ये विस्थापित होकर के आगे बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि ये जो विस्थापन हो रहा है इसके चलते उसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और संख्यात्मक रूप से जब हम लोग बल के लिए फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं कि बल जो होता है वो आपका क्या होता है कि F इक्वल्स टू ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, जहाँ पे m जो है दोस्तों वो आपके वस्तु का द्रव्यमान माना जाता है और a जो है वस्तु का त्वरण माना जाता है। क्या माना जाता है, त्वरण माना जाता है। इससे पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं या बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको हम पूरा वर्ड ना लिख करके उसके छोटे छोटे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा और यहाँ भी देखेंगे। तो जब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन की बात करें, बहुत ही ईजी है ये चीज़, तो आप कहते हैं कि सर बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पल्स आवेग को हम लोग I और J से, और संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप इस तीनों चीज को समझ लेते हैं, बल को समझ लेते हैं, तब सवाल ये उठता है कि सर बल का यूनिट क्या होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि बल जो है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब क्या कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो द्रव्यमान को आप किस में मेजर करते हैं, तो कहेंगे सर केजी में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का क्या है, आपका एसआई यूनिट है। क्या है आपका, एसआई यूनिट है दोस्तों। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन कहते हैं। और जिससे हम लोग सिंबल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और आपका कि यहाँ पे मैंने फोर्स इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1 लिखा है। तो
फोर्स जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर को भी हम लोग क्या कहते हैं, बल ही कहते हैं। अब आप कहेंगे सर आप संवेग में परिवर्तन कहाँ से ले आए, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे P2 है और माइनस P1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा संवेग में से पहला संवेग घट रहा है, तो मतलब संवेग में परिवर्तन होगा। यहाँ पे T2 है माइनस T1 है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा समय में से पहला समय घट रहा है, मतलब समय में परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों आपका बल का अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों टर्म में क्वेश्चन मिल सकता है आपको, कि पहला तो मास और एक्सीलरेशन के टर्म में क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपका संवेग में परिवर्तन के अनुसार इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये दोनों चीज। अब बात ये उठती है कि सर बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है, बल लगता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। और आपको पता है कि त्वरण सदिश राशि है, सो बल जहां कहीं भी लगेगा तो उसमें हमेशा डायरेक्शन होगा। जब डायरेक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड की भी बात हम लोग करते हैं, मतलब बल में दिशा भी है और परिमाण भी है, तो बल आपका कौन सा राशि हो जाएगा? आप खुद सोचिए, आप ना कहेंगे कि सर ये सदिश राशि है। अब आप इसको कंफ्यूजन कहाँ से ले आएंगे, आप ही बताइए। कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, किसी जगह पे रखा हुआ, आप अपने हाथ से उसको जिस डायरेक्शन में मारेंगे वो तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। बल लगा तभी तो वो वस्तु ने विस्थापित होना शुरू किया, बल लगा तभी तो वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन हुआ, और इसीलिए हम लोग बल को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। बल को क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि कहते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे रटते रहते हैं बैठ करके कि बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ऐसा ना जाने आप लोग कितने बार रट चुके होंगे, लेकिन एग्जाम में आज भी आ जाए तो हम लोग घचपचा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं होना है कंफ्यूज। दोस्तों सीजीएस यूनिट में क्या होता है कि लेंथ के लिए जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर, मास के लिए जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम, मतलब लंबाई के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए ग्राम का यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम लोग सेकेंड का यूज करते हैं। किसमें? सीजीएस यूनिट में। आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो बल है उसका यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया हम इसको क्या करना चाहते हैं? इसको हम करना चाहते हैं सीजीएस यूनिट में लाना चाहते हैं, तो केजी आपका कितना हो जाएगा? तो सर कहेंगे आप केजी सर ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा, मीटर तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और आपको पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि समय आपका एक ऐसा भौतिक राशि है, समय आपका एक ऐसा भौतिक राशि है जो हर एक पद्धति में, मात्रकों के जितने भी पद्धति है उसमें उसका यूनिट सेम है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपने देखा कि केजी को हमने ग्राम में लिख दिया, मीटर को हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, और सेकंड का तो यूनिट हर जगह पे सेम होता है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन, DYNE, डाइन। इसीलिए हम लोग बल का सीजीएस मात्रक किसको कहते हैं? डाइन को कहते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन कहां से आ गया? इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। आप देखो कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आपने ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। आप जरा सा मेरे को ये बताओ कि एक केजी में कितना ग्राम होता है? तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको अगर चेंज करने की बात करते हैं तो हम लोग पहले एक न्यूटन किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि सर जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे बल लगा है, और वो जो बल लगा है वो 1 न्यूटन का है। कितना का है? 1 न्यूटन का है। लेकिन यहाँ पे तो हमको डाइन निकालना। आप जस्ट 2 मिनट आप सोचिए इसको, 2 मिनट बहुत ज़्यादा बोलती है, मात्र 30 सेकंड सोचिए कि केजी को हमने ग्राम में बदला और बोला कि सर 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। हमको ये निकालना था। तो भैया 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन,
तो 1 kg, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 1 kg में 1000 ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। अब आप इस दोनों को गुना कर दो, तो दोनों को गुना करेंगे आप, तो ये आपका 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, तो ये 10⁵ ना लिख सकते हैं इसको? आप कहेंगे काहे नहीं लिखेंगे, तो 10⁵ डाइन ही तो होता है। मतलब बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बल का एक और यूनिट होता है और उसको हम लोग कहते हैं किलोग्राम भार। क्या कहते हैं? किलोग्राम भार। अब ये किलोग्राम भार क्यों होता है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भार लगा हुआ है, मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण के चलते होता है, और गुरुत्वीय त्वरण के चलते जब होता है तो 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन, तो भैया 1 kg, तो 1 kg ही रहेगा। अब गुरुत्वीय त्वरण के चलते लग रहा है, तो इसमें मास तो 1 kg ही है। अब गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो 9.8, तो 9.8 इसको बाबू हम गुना कर दिए, ये आपका आ गया 9.8 न्यूटन। कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। तो बल का एक और मात्रक होता है और उसको हम लोग किलोग्राम भार कहते हैं, और 1 किलोग्राम भार इक्वल टू कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पे एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। आप जरा सा बताओ, आप लोगों ने अपने लाइफ में टग एंड वार, रस्सा कस्सी का खेल खेला होगा। मतलब दो चार लड़का टीम बना के इधर आ गए और 2-4 लड़का टीम बना के इधर आ गए, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों टीम में लड़कों की संख्या समान हो। आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं। तो अब खींच रहे हैं तो आप जितना बल से अपनी ओर खींच रहे हैं, उतना ही बल से कोई दूसरा लड़का भी अपनी ओर खींच रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ बल तो लग रहे हैं 2 डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है, वो परिमाण जो है वो क्या है? समान है। मतलब बल पूरी तरह से संतुलित है, और संतुलित बल की स्थिति में आप उस रस्सी में कोई भी परिवर्तन नहीं देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संतुलित बल जो होता है किसी भी वस्तु में त्वरण का कारण नहीं बनता है, एक्सेलरेशन का कारण नहीं बनता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, असंतुलित बल किसी भी वस्तु के त्वरण का कारण बनता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आप कहेंगे असंतुलित बल कैसे त्वरण का कारण बनता है? तो आप सिंपल सोचिए कि कोई लड़का है और वो 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है। कितना न्यूटन से फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन से राइट साइड की ओर। कोई लड़का है जो 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड की ओर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो वस्तु के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जरा सा आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका कोई ब्लॉक है, इस पे आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं और कोई है जो इसको इधर से फोर्स लगा रहा है, और दोनों तरफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का ही है। दोनों तरफ आप 10 न्यूटन बल ही लगा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर इस स्थिति में जो बल है ये संतुलित है, इसलिए वस्तु खिसक नहीं रहा। लेकिन यही लड़का अगर यहाँ पे 15 कर दे और ये 10 कर दे तो ये वस्तु आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि संतुलित बल किसी भी वस्तु के त्वरण का कारण नहीं बनता है, जबकि असंतुलित बल किसी वस्तु के त्वरण का कारण बनता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। बल से रिलेटेड आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग में इतना ही कंसेप्ट और टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों संवेग की। इसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बहुत आसान सा चीज है, बस 1 सेकेंड में आप समझ जाओगे। कोई वस्तु होगा तो उसमें तो द्रव्यमान होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। जब द्रव्यमान होगा तो संवेग कब उत्पन्न होगा? तो कोई भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मतलब P = mv कहते हैं। तो P आपका m किसके लिए? मास, और v वेलोसिटी। अब आप कहेंगे इसका यूनिट क्या होता है? तो मैं आपको इसका यूनिट बता दूं कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका kg और मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड ये आपके संवेग का SI यूनिट होता है। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है इंपल्स की, आवेग की। अब कहेंगे आप लोग सर कि ये आवेग क्या होता है, इंपल्स क्या होता है? तो देखिए आवेग का मतलब अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग समझे तो कहते हैं गुस्सा।
भाई गुस्सा कितने देर तक रहता है? तो आप बोलेंगे सर वो तो 2 सेकेंड 4 सेकेंड या 10 मिनट 15 मिनट, बीपी है तो प्राणों चल जाएगा। तो गुस्सा कम देर के लिए रहता है, ऐसा थोड़ी है कोई इंसान होल लाइफ गुस्सा से पीड़ित रहता है, नहीं ऐसा नहीं हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 मिनट 5 मिनट इस टाइप का गुस्सा होता है, मतलब कहीं ना कहीं समय इसमें कम होता है। तो देखिए कि किसी भी वस्तु पर इंस्टेंट समय में, मतलब तात्क्षणिक समय में तुरंत जो बल लगता है, तो लगने वाले बल और जितने समय के लिए उस पर बल लग रहा है, दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी वस्तु पर लगे हुए बल तथा बल के लगने के समय का जो गुणनफल होगा उसी को आवेश कहते हैं। और दोस्तों आप सबों को पता है कि फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, या आप कहो कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और आपका टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सेकेंड होता है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड या न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेग का मात्रक होता है। दोस्तों ये आपके बेसिक हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली अगर आप एक बेसिक लेवल तक पढ़ेंगे तो फोर्स के बारे में आपको यहीं तक का सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन ये जो है आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चूंकि इसी चैप्टर के पार्ट हैं तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब ये जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? आपका है बल आघूर्ण, तो कोई भी आपका अक्ष के परितः अगर आप किसी चीज को घुमाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि उसमें बल आघूर्ण लग रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो दरवाजे में आप जब कुंडी लगाते हैं तो वो बल आघूर्ण का एग्जाम्पल है। बल आघूर्ण निकालेंगे कैसे? तो बल आघूर्ण हम लोग निकालेंगे बल इंटू भुजा, बल बाहु भुजा हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब जिस साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका जो लंबाई है और साथ ही साथ जितना फोर्स लगा रहे हैं उस दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। और जब दोस्तों इसके यूनिट की बात करते हैं तो बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मैंने बोला भुजा की लंबाई को गुना करना है तो न्यूटन मीटर आपका किसका मात्रक हो जाता है? बल आघूर्ण का मात्रक हो जाता है। दोस्तों आप लोग जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है कि किसी भी 2 वस्तु में टक्कर के बाद और टक्कर से पहले कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो दोस्तों इस संवेग के आधार पे बहुत सारे डेरिवेशन तैयार किए गए हैं। आपका गतिज ऊर्जा भी संवेग के पद में मिल जाएगा। आपने देखा बल भी आपका संवेग के पद में मिल जाता है, क्योंकि बल जो द्वितीय गति नियम से आता है तो वो कहता है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के समानुपाती होती है, और ये जो परिवर्तन होती है वो बल के दिशा में होती है। तो कहीं ना कहीं संवेग जो है वो बल से तो कनेक्ट है। मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब था कि आपका जो नेक्स्ट टर्म था कि प्रतिघाती वेग, रिक्वाइल वेलोसिटी क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे मूवी को देखा होगा जिसमें गोली चल रही होती, या आप लोगों ने अभी तक बॉर्डर फिल्म जरूर देख लिया होगा। उसमें जब हमारे जवान जब युद्ध कर रहे होते हैं तो उसमें जब वो बंदूक से बुलेट फायर करते हैं तो उसका बंदूक जो है उसको जर्क मारता है। जब ये यहाँ पे रख के ऐसे करता है तो उसका हाथ हमेशा झिलते रहता, मतलब वाइब्रेट होते रहता है, कंपन करते रहता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? बुलेट जिस वेग से निकलती है तो वो उतना ही वेग से उसको पीछे की ओर धकेलती है, वो जर्क मारता है, मतलब बंदूक के वेग में परिवर्तन हो रहा होता है। तो जब बंदूक पीछे की ओर आ रहा होता है इसी को हम लोग रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं। और इस पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? एम भी बटा एम। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे छोटा वाला एम क्या है, बड़ा वाला एम क्या है? आप जरा सा मेरे को बताओ कि बंदूक में गोली और बंदूक में छोटा कौन होगा? तो आप कहेंगे सर गोली छोटा होगा, इसमें सोचने वाला बात क्या है? तो भैया गोली छोटा होगा तो गोली के द्रव्यमान को हम एम, छोटा वाले एम से रिप्रेजेंट कर दिए। गोली के द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर दिए? छोटा वाले m से। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि m जो है आपका गोली का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? गोली का द्रव्यमान है। अब v जो है वो जिस वेग से गोली बंदूक से निकल रही है, गोली का वेग है। क्या है? गोली का वेग। और बड़ा वाला जो m है वो बंदूक का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? बंदूक का द्रव्यमान है। और ये आपका क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपको रिक्वाइल वेलोसिटी पे क्वेश्चन मिलेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जहां छोटा वाला m गोली का द्रव्यमान, v गोली का वेग और बड़ा वाला m बंदूक का द्रव्यमान हो जाएगा।
बंदूक का द्रव्यमान, मास ऑफ गन हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तब आप कहेंगे कि सर इसमें माइनस क्यों लगा है? तो माइनस सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो पीछे की ओर है, मतलब उसका डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। और आपको वेलोसिटी में कहीं भी रिक्वायर्ड वेलोसिटी जब भी निकालेंगे तो उसमें माइनस का यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन का सिंबल बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। दोस्तों जब आप इन सारे चीज़ों को, यहाँ तक के सारे बातों को समझ लेते हैं, प्रतिघाती वेग तक आपके माइंड में सारी चीज़ चली जाती है, तब एक यहाँ पे नया पंछी का नाम देख रहे होंगे, इसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और आप सबों को पता है कि किसी सर्कुलर पाथ पर, किसी वृत्ताकार पाथ पर चलता हुआ कोई वस्तु जब बाहर से केंद्र की ओर बल लगाता है तो उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगाता है तो उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब इसके लिए मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो आपको मैं बताऊं कि आपका जो v²/r होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं इसको हम लोग। जब आप वृत्तगति सर्कुलर मोशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तब आपको वहां पे ये सारी चीज मिल जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर चल रही है तो वो जब चलेगी तो चलने के साथ इसका मतलब ये हुआ कि उसमें तो त्वरण उत्पन्न हो ही रहा है, साथ ही साथ उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो दोस्तों m × v²/r, इस दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये आपका मास हो गया और ये आपका एक्सेलरेशन त्वरण हो गया m × v²/r। इसी को तो हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अपकेंद्रीय बल किसको कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर लगता है, सेंटर से बाहर की ओर लगता है, मतलब इसके डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं होता। और जब केंद्र से बाहर की ओर लगता तो हम लोग सीधे कहते हैं -mv²/r। सीधे क्या कहते हैं? -mv²/r। दोस्तों ये आपके पूरे बल तथा गति के नियम के इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आपको इस पे आने वाले हर एक सवाल आपसे बहुत ही आसानी से बनेंगे। लेकिन इससे पहले, सवाल को देखने से पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स देखने होंगे जो आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में ही उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वो नोट क्या है, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या, इसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है, इसी चैप्टर का है। क्योंकि दोस्तों आपको अभी तक जो मैंने बताया वो बल को एक्सप्लेन किया, संवेग को, आवेग को, इन सारी चीज़ों को, लेकिन इसी में आपको गति के नियम भी हैं। और आप सबों को पता है कि गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक चीज़ और, आप में से बहुत को कन्फ्यूज़न होता है कि लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। गति के नियम और गति के समीकरण दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इस चीज़ को आप आज से डिफरेंसेस मानेंगे, इसमें भिन्नताएं मानेंगे, क्योंकि गति का नियम न्यूटन ने दिया था जबकि गति के समीकरण के बारे में गैलीलियो ने बताया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मैंने आपको नोट में समझाना क्या था, पहला पॉइंट, अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठे हुए हैं तो पहला पॉइंट आप डन करेंगे कि आपको बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम लॉ से मिलता है या फर्स्ट लॉ से मिलता है, न्यूटन प्रथम नियम से मिलता है आपको। तो कौन से प्रथम नियम? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से। दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जाता है बल के लिए व्यंजक, इक्वेशन ऑफ मोशन, F = हम लोग ma कहते हैं ना, ये आपका मिलता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से यहाँ आपको बल के लिए व्यंजक मिलता है। अब नेक्स्ट आपको जड़त्व की परिभाषा किससे मिलती है, या जड़त्व का नियम किसको कहते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जड़त्व का नियम, या फिर आपको इससे अगर परिभाषा, जड़त्व का परिभाषा पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे? कहेंगे न्यूटन प्रथम नियम। न्यूटन प्रथम नियम
न्यूटन प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का भी नियम कहते हैं और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या जड़त्व का परिभाषा भी कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, आपसे कोई पूछ देगा कि देखो जड़त्व जो होता है वो किसी भी वस्तु का अपना एक गुण होता है जो अपनी स्थिति को बनाए हुए रखना चाहता है। जैसे अभी मैं खड़ा हूं और अचानक से मेरे पैर के नीचे से कारपेट को कोई खींच ले तो गिर जाएंगे। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम खड़ा रहें, लेकिन खींच रहा है तो गिरने की संभावना बन जाती है। तो जड़त्व किसने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जो वस्तु जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा उसमें द्रव्यमान होगी, जड़त्व उसका उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ कि जड़त्व का संख्यात्मक मान, जड़त्व का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, ठीक है। एक चीज और याद आपको रखना है इसी इंपॉर्टेंट नोट में, वो नोट क्या है आपका 5वां, कि सर आपका जो रॉकेट है, जेट एरोप्लेन है, जेट एरोप्लेन है, ये सारे किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो ये सारे संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करते हैं, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसमें एक और पॉइंट रह जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी अकेले नहीं रहता। तो बल का ये नेचर होता है कि बल कभी भी आपका अकेले नहीं होता है। बल प्रकृति में, बल प्रकृति में अकेले नहीं होती है, बल प्रकृति में अकेले नहीं होती। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर आप इसको पूरे अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप नहीं समझ पाए तो इन सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तब आपको लगेगा कि इस पे तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इसका मैं आज इस क्लास में पूरे आपको बेसिक जो कुछ भी थ्योरी और कंसेप्ट फार्मूला चाहिए था इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, वो मैंने आपको पूरा दे दिया है। अगले क्लास में हम लोग इस पे सारे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएं।